दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल इंडियन नेवी के जो सबमरीनों का कैपेबिलिटी है वो चाइना से काफी पीछे है। हालांकि लगातार इंडियन नेवी अपने सबमरीन के क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के अंतर्गत जहां पे प्रोजेक्ट 75I के तहत कुछ विदेशी सबमरीनों को खरीदने का काम चल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ स्वदेशी तरीके से भी सबमरीनों को डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि अब इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भारत के द्वारा $31 बिलियन से भी अधिक खर्चा करने का इरादा रखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत करीब करीब 25 से भी अधिक सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में आने वाले सालों में शामिल होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले सालों में इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए करीब करीब नया 25 सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा सकता है, जिसके लिए करीबन $31.6 बिलियन खर्चा किया जाएगा। अब दोस्तों इन $31.6 बिलियन के लागत से बताया जा रहा है कि किसी एक टाइप के सबमरीन नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग टाइप के सबमरीनों को खरीदा जाएगा ताकि इंडियन नेवी के क्षमता को बढ़ाया जा सके और नेवी के बेड़े में जो पुराने सबमरीन है उसे भी रिप्लेस किया जा सके। पर सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो 25 सबमरीन खरीदने का बात कहा जा रहा है, ये सभी सबमरीन टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड और फ्यूचर जनरेशन के जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होगा और इनमें कन्वेंशनल सबमरीन से शुरू करके परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन और इवन बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करने वाले सबमरीन भी शामिल होगा। अब हाल ही में अरिहंत क्लास के दूसरे सबमरीन मतलब INS अरिहंत को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के बाद रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस क्लास के अंतर्गत और 2 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये दोनों सबमरीन ही अरिहंत क्लास के पहले 2 सबमरीनों के मुकाबले में वजन में भारी, आकार में बड़ा होने के साथ साथ करीब करीब दुगना मिसाइलों के क्षमता में होगा और अधिक रेंज के मिसाइलों को भी कैरी करेगा। और इन दोनों सबमरीनों में से पहला सबमरीन जहां पे आने वाले 6 महीनों के अंदर इंडियन नेवी को मिल सकता है, तो वहीं पे जो चौथा सबमरीन है वो इंडियन नेवी को संभावित साल 2025 के अंत तक या साल 2026 के शुरुआती महीने तक मिल जाए। अब दोस्तों अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों से अलग और एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के ऊपर भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम S5 क्लास सबमरीन रखा गया है, जो कि अरिहंत क्लास के मुकाबले में वजन में करीबन दुगना मतलब करीब करीब 13,000 टन वजन का होगा और इन सबमरीनों के द्वारा 5,000 किलोमीटर रेंज वाले K5 और 8,000 किलोमीटर रेंज वाले K6 जैसे मिसाइलों को कैरी किया जाएगा। और S5 प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के द्वारा करीब करीब 6 सबमरीनों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है, जो बेसिकली 2 बैच में मतलब 3-3 के संख्या में बनेगा। दोस्तों S5 क्लास के इन सबमरीनों के अलावा इंडियन नेवी अपने बेड़े के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के क्षमता को एनहांस करने के लिए एडिशनल 3 कलवरी क्लास के सबमरीन मतलब स्कॉर्पियन सबमरीनों को भी खरीद रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऑलरेडी फ्रांस के साथ इसे लेके बातचीत हो चुका है और जल्द ही इन एडिशनल 3 सबमरीनों को लेके भी डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेके लंबे समय से प्रोजेक्ट 75I का इंतजार किया जा रहा है और फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी करीब करीब 6 सबमरीनों को खरीदा जाना है और इसे लेके भारत जर्मनी और स्पेन के साथ भी बातचीत कर रहा है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के बाद नाम आता है प्रोजेक्ट 76 का मतलब इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और रिपोर्टों के मुताबिक भारत जल्द ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम शुरू करेगा और प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत पहले तो 6 सबमरीनों का निर्माण किया जाना है, लेकिन इसमें संख्या आने वाले समय में और बढ़ सकता है और संभावित भारत प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत फेज बाय फेज में टोटल 12 सबमरीनों का निर्माण करे। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 76 के बाद नाम आता है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जो कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत फिलहाल 2 सबमरीनों को निर्माण करने का अनुमति ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा का जो अल्टीमेट गोल है वो टोटल 6 सबमरीनों का है। हालांकि इनिशियली 2 सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा और उसके बाद इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए धीरे धीरे करके और सबमरीनों का निर्माण होगा। पर पहले 2 सबमरीनों के बाद जिन सबमरीनों का निर्माण किया जाना है संभावित उसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंप्रूव किया जाए या फिर उसके क्षमता को एनहांस किया जाए। और कुल मिला के बताया जा रहा है कि ये जो 25 सबमरीनों का कॉन्सेप्ट भारत की तरफ से रखा गया है, इसके लिए $31.6 बिलियन खर्चा किया जाएगा। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट कुछ 2-4 सालों का नहीं बल्कि करीब करीब 2 दशकों का है और ये सभी सबमरीन भारत को शायद 2040 तक ही मिल सके। पर दोस्तों अगर अभी से इन सबमरीनों के ऊपर भारत के द्वारा काम करना शुरू कर दिया जाता है तो नो डाउट ये जो सपना है इसे भी पूरा होने में देरी ना लगे और आज इंडियन नेवी जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी में चाइना से पीछे है वो जल्द ही चाइना के बराबर में आ जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बेड़े को और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। पर दोस्तों
दोस्तों इस काम के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, खास करके इन एयरक्राफ्टों में जो नया AL-31FP इंजनों का उपयोग किया जाएगा उसमें कम इंडिजिनियस कंटेंट उपयोग करने के वजह से कई सारे एक्सपर्टों के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि 2 सितंबर 2024 के दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए करीब 240 AL-31FP इंजनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया है और इस अनुमति के अंतर्गत करीब 26,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों इन इंजनों को बेसिकली बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत खरीदा जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को भारत में ही निर्माण करेगा। अब दोस्तों इन इंजनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नए बैच के इंजनों में फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम्स को इंक्लूड किया जाएगा और इसके अलावा भी इंजनों को कई तरीके से अपग्रेड किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्टों के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सके। और ये जो फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है ये एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि इंजन को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ इसके परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है और ऑटोमेटिकली इंजन को कंट्रोल करने के साथ साथ पायलट के ऊपर से वर्कलोड को भी कम करता है। और खाली इतना ही नहीं बल्कि इन टेक्नोलॉजी के साथ इंजनों के जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होता है। पर दोस्तों इन इंजनों को बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा केवल मात्र 54% ही इंडिजिनियस कंटेंट का उपयोग किया जाएगा, जो कि कई सारे एक्सपर्ट और डिफेंस एनालिस्टों के चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि इन एक्सपर्टों का मानना है कि इतने कम मात्रा में अगर इंजनों में स्वदेशी कंपोनेंटों का उपयोग होता है तो इससे इंजनों को लेके भारत का जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बढ़ेगा। और अगर अधिक मात्रा में इंडिजिनियस कंटेंट का उपयोग किया जाता है तो इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी एनहांस होगा और साथ ही साथ विदेशों के ऊपर से भारत के डिपेंडेंसी को भी कम किया जा सकेगा। और इस तरीके का जो डिपेंडेंसी है ये लड़ाई जैसे सिचुएशन में भारत को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस दरमियान अगर इंजनों के स्पेयर पार्ट सप्लाई में इशू आता है तो नो डाउट इससे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में करीबन 260 से भी अधिक फिलहाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है जो आने वाले समय में 270 से भी अधिक बन जाएगा। और इन एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में इसीलिए भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक इन एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा सके और एयरक्राफ्टों को एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर में लाया जा सके, ताकि इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्टों के सामने भी इस्तेमाल कर सके। पर दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में जहां पे काफी बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंटेंट का उपयोग किया जा रहा है तो वहीं पे अगर इंजन कम इंडिजिनियस कंपोनेंटों से लैस होता है तब भी इन एयरक्राफ्टों के जो स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई है उसके वजह से संपूर्ण फ्लीट जो है वो प्रभावित होगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो एक समय तक भारत के पास इंजन रिलेटेड ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस वजह से भारत इन इंजनों को लेकर संपूर्ण रूप से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन आज इंजनों के टेक्नोलॉजी के मामले में भारत काफी हद तक आगे आ चुका है और इंजन रिलेटेड कई तरीके के टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भारत के पास होने के वजह से अगर थोड़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम और पैसे को खर्चा किया जाता है तो नो डाउट इन इंजनों को भी काफी बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंटेंट से लैस किया जा सकेगा। पर दोस्तों यहाँ पे जो इंजनों में 54% तक इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि संपूर्ण रूप से इन सभी इंजनों में इतने ही कंटेंट का उपयोग किया जाएगा या फिर धीरे धीरे करके इंडिजिनियस कंटेंट को बढ़ाया जाएगा। पर अगर धीरे धीरे करके इंडिजिनियस कंटेंट इन इंजनों में बढ़ता है तो नो डाउट इससे इंडिया को फायदा होगा, लेकिन अगर इंडिजिनियस कंटेंट इतना ही रहता है तो इससे शायद इंडिया को आने वाले समय में कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़े। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बेड़े को इस्तेमाल लायक रखने के लिए भारत को कम से कम 900 इंजनों का आवश्यकता है। और इस वजह से भी मेरा मानना यह है कि आइदर भारत को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी वाले एक स्वदेशी इंजन का डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर AL-31FP इंजनों में और अधिक इंडिजिनियस कंटेंट का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर भारत को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि 54% इंडिजिनियस कंटेंट क्या AL-31FP इंजनों के लिए काफी है या फिर भारत को और अधिक इंजनों के कंपोनेंटों को स्वदेशी करना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।